उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की मैराथन विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज समाप्त हो गई। आज वोटिंग औसत रही, उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरी नजर में दो चीजों की वजह से ये चुनाव याद रहेगा। पहला तो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक संख्या में शिकायतें की चुनाव आयोग से, जिनमें से कई शिकायतों को जिला प्रशासन ने बाद में झूठा कह दिया। इस वजह से इतिहास में करेक्शन किया गया और शिकायतों की संख्या को कम कर दिया गया। और दूसरी बात यह कि इस चुनाव में प्रचार के लिए जितने गाने बने हैं उतने बॉलीवुड में पंचवर्षीय परियोजना लगा दें फिर भी नहीं बन पाएंगे। बाकी आज के चुनाव की बात करें तो चंदौली में एक जगह पर हमला हो गया, जिसकी वजह से ईवीएम मशीन को अकेला छोड़ करके सभी अधिकारी भाग गए और आज 12 बजे 12 लोग जख्मी हो गए। हमलावर हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, वो संप्रभु और स्वायत्त योद्धा थे जिनको मधुमक्खियां कहा गया। इसके अलावा वाराणसी के चौबेपुर विधानसभा के एक गांव में एक मृतक ने मतदान किया है। चौंकी मत, फर्जी मतदान नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी अभिलेखों में संतोष सिंह को मृतक दिखा दिया गया था। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, वोट डालने के बाद यह प्रमाण भी मेरे पास है। जॉली एलएलबी ने समाज में बहुत योगदान दिया है, एक योगदान ये भी है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि लोकतंत्र की इतनी बड़ी जीत कभी भी नहीं हुई होगी। खैर, बेहद जरूरी खबरों को छोड़ करके बढ़ चलते हैं आज की कुछ जरूरी खबरों की तरफ। जो बड़ी खबरों में हम बात करेंगे तो आज सबसे पहले दो नेताओं के बारे में बात करेंगे। एक है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने दावा किया है कि सपा गठबंधन 7वें चरण में 45 से 47 सीटें जीत लेगा। दूसरी तरफ भाजपा के साथ गठबंधन में साथी हैं, अपना दल के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने कहा है 10 मार्च के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी को पछताना पड़ेगा। इसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं लिया गया, हो सकता है वो बहुत पहले छोड़ गए हैं, इसलिए भूल गई हो अनुप्रिया पटेल। तो इन्हीं दोनों नेताओं के बयानों के दरमियान आज हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके साथ साथ कि 7वें चरण का क्या कह रहा है 7वां चरण। और उसके अलावा जो शुरू में बात करेंगे, अपने मन की बात करेंगे कि हम क्या सोचते हैं और खास करके मैं क्या सोचता हूं। अगर आप उसमें से कुछ मिला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिलहाल शुरू करते हैं कार्यक्रम को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो खबरों पर बात कर रहे हैं और किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने से पहले हम मन की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वोट कहां खड़ा है। प्रश्न बड़ा गंभीर है। जिस एक वोट को कहा गया है कि वो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर है, उस पर सवाल हम कर रहे हैं कि वो कहां खड़ा है। दो तर्क चल रहे हैं बुद्धिजीवियों को इस बात को लेकर के। पहला तर्क यह है कि अब वोट इतना ताकतवर हो गया है कि वो दुराग्रह को मनवाने की हैसियत रख रहा है, जो तात्कालिक रूप से भले ही अच्छा देखने में लग रहा हो लेकिन भविष्य अंधकारमय है। दूसरा तर्क बड़ा पुराना है और अब फिर से वही तर्क चल रहा है कि जब से वो तर्क की अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब से उत्तर प्रदेश ने पूर्ण बहुमत देना शुरू किया है अपने राज्य की सरकारों को, वो तर्क शुरू हो चुका है। वो तर्क ये है कि वोट ताकतवर जरूर हुआ है लेकिन उसके अंदर की लोकतांत्रिक समझ नहीं बढ़ी है। ये दोनों तर्क बीते कुछ दिनों में और कई बार बीते एक दशक में भी हमको सुनने को मिले हैं जब जब चुनावी नतीजे आते हैं या चुनाव हो रहा होता है। उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने वोट की ताकत को देखा है, इसीलिए इस पर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन वोट की ताकत के बाद ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है अपने आप में एक नजीर बनेगा और लंबे वक्त तक इस चुनाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव देश की नई राजनीति को तय करने जा रहा है। क्योंकि इस बार कोई भी अपनी, चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में थोड़ी सी सहमी नजर आई है और चुप्पी भी नजर आई है कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर थी और उसे उम्मीद थी कि सरकार विरोधी लहर चलेगी, सबसे बड़ा मुद्दा उसके पास रहेगा, किसान आंदोलन रहेगा। उसके बाद लखीमपुर खीरी था, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम घेरा जा सकता था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे दशकों पुराने मुद्दे थे। और शुरुआत में हमें समाजवादी पार्टी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अति उत्साह में भी नजर आई, लेकिन पहले चरण का मतदान समाजवादी पार्टी ने जब देखा उसके बाद वो धीमी पड़ने लगी और उनके बोल भी बदलने लगे। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का आएगा अखिलेश यादव के अलावा तो ओम प्रकाश राजभर का आएगा। शुरुआत में बोल रहे थे और एक तरीके से समाजवादी पार्टी का चेहरा बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको शांत करवाया गया और आखिरी चरण तक उनको लगभग चुप करवा दिया गया। इसके अलावा मुद्दे लगभग हर विधानसभा के अपने बन चुके थे, इसलिए रैली में किसी भी मुद्दे को इस चुनाव में कम से कम उछाला नहीं जा सका।
हमारे सामने छुट्टा जानवर और खास करके गौवंश वाला मुद्दा सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ज्वलंत मुद्दा था, सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसका इस्तेमाल बड़ी चतुराई से या यूं कहा जाए दब करके किया गया, क्योंकि जो उसका निदान था, उस मुद्दे का निदान किसी के पास नहीं था। और अगर समाजवादी पार्टी कहती कि उसके पास एक निदान है स्लॉटर हाउस, उसके अलावा कम से कम भाजपा की मौजूदा नीति को मजबूत करने के अलावा किसी संभावित सरकार के पास कोई हल नहीं है, और अगर समाजवादी पार्टी वो कहती जो हमने पहले कहा कि जो स्लॉटर हाउस वाला है, तो वही हालत होता जो 2012-17 के दौरान सरकार थी, उसने जो किया था गौवंश के साथ, अगर उस हल को सपा जनता के सामने लाती तो वो भी सेल्फ गोल था, और उसका सेल्फ गोल का नतीजा ये होता कि समाजवादी पार्टी का अपना वोटर भी 2017 की तरह से उसके पास से छिटक जाता, और जिस तरीके से जातीय समीकरण को सपा ने भुनाने की कोशिश करी थी, वो तुरंत धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल जाता और सपा एक बार फिर से लड़ाई से पूरी तरह से बाहर हो जाती। अब इसके बाद हम चलते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर, क्योंकि सभी मुद्दे इंटरकनेक्टेड है, तो इसी तरीके से हम चलेंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण पर जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से इस तरीके से चुनाव को एक तरीके से हाईजैक कर लेने का या हैक कर लेने का सबसे मजबूत तरीका है, तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यह चलना था, लेकिन 2022 में धार्मिक ध्रुवीकरण किसी अन्य समीकरण की तरह ही मध्यम नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खुल करके मंचों से सांप्रदायिक बयान दिया करते थे, इस बार उस तरह की चीजें नहीं नजर आई। आखिरी चुनाव आते आते हमने जिन्ना और एक तरीके से अब्बा जान वाला जो बयान था वो हम शांत हो गया पूरी तरह, कहीं भी योगी आदित्यनाथ ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और सामने से समाजवादी पार्टी ने भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की जो वो आज तक करती आई है। जिस तरीके से मुसलमान वोटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार करती थी, कैंडिडेचर तय करती थी, उसको नहीं किया है। इस बार उसने वैसा बिल्कुल नहीं किया, और अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो हमने पहले भी बात करी है, एक बार फिर से कह रहे हैं कि अपने प्रत्याशियों के नाम तक समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किए हैं। यहां तक कि अपने सबसे करीबियों में से एक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया, बल्कि सुहेल देव समाज पार्टी से उनको टिकट दिलवाया। इसके अलावा जो हमने वोट के दुराग्रह वाली बात करी थी, उस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन यह चीज है कि कई सीटों पर चाहे उसे दुराग्रह कहे या वोट की ताकत, लेकिन उसकी वजह से सभी पार्टियों को अपने फैसले बदलने पड़े हैं। उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला बचाने के लिए कौन सा ऐसा मजबूत खूंटा बनाया जिसके इर्द गिर्द 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा उसको घुमाया गया है, वो मुद्दा रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाने की कोशिश करी, बाद में वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी बनी, और इस चुनाव में सभी सातों चरणों को जोड़ने में और अपने लिए वोट मांगने की सबसे बड़ी कड़ी बुलडोजर बाबा और लॉ एंड ऑर्डर उससे जुड़ता हुआ बना। भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के रिपोर्ट कार्ड ने उत्तर प्रदेश में किसी और मुद्दे को ना टिकने दिया, ना ही उसकी जरूरत महसूस होने दी, और कम से कम कहा जा सकता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला और उसके साथ बुलडोजर को इंटरकनेक्ट करने का जो ऐसा मुद्दा था, एक ऐसी चाल थी विधानसभा की चौसर पर जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हालांकि मायावती मुझे लगता है कि उसके सामने खड़ी हो सकती थी, उनके पास भी अपने वक्त में लॉ एंड ऑर्डर में लगभग 100% के आसपास वाला रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन मायावती अचानक से या यूं कहें कि बीते 10 वर्षों में सत्ता से बाहर रहने के बाद और अपनी ऐच्छिक निष्क्रियता के बाद शुरुआत में तो लड़ाई में एकदम नजर नहीं आई, उसके बाद के चरणों में मायावती मुखर जरूर हुई, और हमारा अगला मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर से उछल करके मायावती ही है, क्योंकि एक वक्त पर उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी मायावती और एक और नाम मुलायम सिंह यादव, इनके ही इर्द गिर्द घूमा करती थी। हमने सोच समझ करके धुरी को कहा है कि धुरी इनके इर्द गिर्द घूमती थी, क्योंकि इन नेताओं ने जिस तरीके से कांग्रेस के खाली स्पेस को भरा था या फिर खाली करने में अपना योगदान दिया था, उसके बाद धुरी के आसपास घूमने के लिए इनको जरूरत नहीं रह गई थी, धुरी इनके आसपास घूमने लगी थी, और कमोबेश दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साथ उठते हैं और आखिरी में एक साथ ही शैडो डाउन होते हैं। लेकिन मायावती आज भी अपने 20-22-24% का जो वोट बैंक है उसके प्रतिनिधि के तौर पर खड़ी नजर आती हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव अपनी विरासत अखिलेश यादव को दे चुके हैं। और विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन वो मायावती के योगदान को बुलाने लायक नहीं होगा। मायावती कितनी सीटों पर किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की 30 से 40 सीटों पर अलग अलग पार्टियों को मायावती धोबी पछाड़ देती हुई नजर आ रही हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी के लिए मायावती को हल्के में लेना फिलहाल महंगा पड़ता हुआ नजर हमें आ रहा है।
आप अपना बता सकते हैं, लेकिन मुझे मायावती 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की डार्क हॉर्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मन की बातें हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी नहीं है तो एक दिन में सारी बातें नहीं कर सकते हैं, कड़ियों में करेंगे। अभी 3 दिन का इंतजार है 10 मार्च आने में, तो इन दिनों में हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। अब बढ़ चलते हैं ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल पर। छोटे में ही बात करेंगे उनके ऊपर। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात करें तो 7वें चरण में वो निसंदेह मजबूत थे, लेकिन उनकी चुप्पी नजर आई। लेकिन हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रह चुके हैं और यहीं से उनकी मजबूती पर संदेह खड़ा होता है। और ओम प्रकाश राजभर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के समुदाय के और भी नेताओं का प्रचार ओम प्रकाश राजभर के जरिए ही, जब वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब करवाया था। और हमें लगता है कि कुछ ऐसे नेता भाजपा ने अपने स्थापित कर लिए हैं जो ओम प्रकाश राजभर को बाकायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए, जो एक तरीके से अगर लॉन्ग स्पैन में देखें कि राजनीति कैसे चलती है, खास करके राष्ट्रीय राजनीति में रहने वाली जो पार्टियां हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों से सहयोग सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं लेती हैं, बल्कि जो उन राष्ट्रीय पार्टियों में कमियां हैं उनको भरने के लिए भी लेती हैं। तो क्या हो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के जरिए ही ओम प्रकाश राजभर के बरक्स नेता तैयार कर लिए हो, जो ओम प्रकाश राजभर जितना फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को ना करवा सके, लेकिन एक बड़ी जो सिग्निफिकेंट संख्या हो, सिग्निफिकेंट मात्रा हो, उसमें ओम प्रकाश राजभर को नुकसान पहुंचा सके। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह किया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का जो बयान है कि जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य पछताएंगे, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने सत्ता में मौजूद पार्टी का साथ छोड़ा है वो इसके लिए पहले से ही तैयार होंगे, और ऐसी स्थिति अगर आती है तो उसके लिए भी फिलहाल तैयार ही होंगे। और ऐसे नेताओं के बारे में बहुत गंभीर बात करना जरूरी भी नहीं है, खास करके क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास देखें तो अपने क्षेत्र के निसंदेह बड़े नेता रहे हैं, अजीत सिंह रहे हों या फिर चौधरी चरण सिंह रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका जो कमिटमेंट था, समर्पण था, वो नहीं था। तो राष्ट्रीय लोकदल के लोग इस बात से सुपरिचित हैं कि फैसला गलत होने पर क्या किया जाता है, और उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी है। हालांकि उनका जो कद था बसपा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में मिला था, और उसने साबित किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं, तो अगर किसी सूरत में सपा सरकार नहीं भी आती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नुकसान होगा ही। और खास करके अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को जिन सीटों की जिम्मेदारी सपा की तरफ से देती है, तो वहां पर अगर सपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो ये एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की वर्तमान राजनीति पर अल्प विराम लगना होगा, और उनके जो डेंट लगेगा उनकी इमेज पर वो बहुत बड़ा होगा। और जिस तरीके से उनकी बेटी अपनी जो है बागी है भारतीय जनता पार्टी से और सांसद भी है फिलहाल, तो हमें लगता है कि जो डेंट स्वामी प्रसाद मौर्य की इमेज पर लगेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जो बची कुची साख होगी उसको अपनी बेटी को देने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक नए तरीके से, एक नए सिरे से राजनीति शुरू कर सकते हैं, जो वर्तमान में भले ही उनके लिए फलदायक ना हो, लेकिन भविष्य में वो अच्छे परिणाम दे सकती है। बाकी चुनाव हो गया है, एक बार फिर से मतदान औसत ही रहा है, और यह दुखद है कि सरकार बनाने में देश के सिर्फ 60 या 50% लोग ही योगदान दे रहे हैं। नए सिरे से इसके बारे में आम जनता को सोचना शुरू करना चाहिए कि वोट अगर ताकतवर हो रहा है तो उस ताकत को सही दिशा में ले जाया जाए, और इसके लिए समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार होना चाहिए और समाज के हर वर्ग के लोगों को इस महोत्सव में प्रतिभाग करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबर में आज इतनी ही बात करेंगे। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों की मौत पर विशेष मुआवजा दिया जाएगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी कर्मी के हाथ से असामान्य तौर पर संबंधित के मौत होने के बाद परिजन को 15 लाख रुपए और असाधारण पेंशन दी जाएगी। यदि किसी की मौत कोरोना के कारण, हिंसा, रोड माइन ब्लास्ट या किसी हथियार से हुए हमले में होती है तो परिजन को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बताएं, इस बार के चुनाव ड्यूटी के दौरान अब तक आधा दर्जन से अधिक मतदान कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बस्ती में सड़क हादसे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 3 जवानों की जान चली गई है। इसके अलावा एक और खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। फोन कॉल करीबन 50 मिनट चली। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति पर पीएम मोदी को जानकारी दी। इसके अलावा इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की। बताया गया कि इन दोनों के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत चली। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा एक और खबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था और आज विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है।
इसके अलावा एक राहत भरी खबर है, सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोका कोला और पेप्सिको के उत्पादकों के लिए जिम्मेदार 2 बॉटलिंग व्यवसायों को भूजल के अवैध निष्कासन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कुल 25 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने फैसला सुनाया है कि कंपनियों के बॉटलिंग संचालन जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा जारी पर्यावरण कानून के उल्लंघन में थे और साथ ही साथ उन्होंने एनओसी नहीं ली थी, एनओसी के बिना काम करते थे, इसलिए ये जो जुर्माना लगाया गया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ से है। वो कहते हैं, जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। हम आमतौर पर जिंदगी में शिकायतें करते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें ये चीज मानना चाहिए कि वो चीज कोई भी हम तक तभी आएगी जब हम उसके लायक हो जाएंगे। जब लायक हो जाएंगे तो अपने आप वो चीज हमारे ऊपर आ जाएगी। इसलिए दोषारोपण करने के बजाय हमें अपने विकास और अपने ऊपर अपने आप को गढ़ने में काम करना चाहिए। मुमकिन है जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है। बाकी मौज करिए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।